रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चरर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए जो यंग ग्रेजुएट्स हैं और इस वक्त जो है वो FGI एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आज उनके लिए एक पास पेपर लेकर हाजिर हूँ जो 2 अगस्त 2024 को कंडक्ट हुआ। इस पास पेपर के अकॉर्डिंग आपने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। जो भी कंटेंट यहाँ पे गिवन है आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएं तो इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कल से हम 29 जनवरी से हम अपने ऑनलाइन सेशन का आगाज कर रहे हैं। 25 डेज का हमारा सेशन होगा जिसको आप ज्वाइन करके बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट डाटा और पॉसिबल लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट, उनकी प्रैक्टिस MCQ, बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स, कंप्लीट डिटेल ऑनलाइन सेशन में हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो ओनली 2000 चार्जेस हैं, बहुत ही रीजनेबल फी के साथ आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0322615153। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके कंप्लीट डिटेल भी ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस भी ले सकते हैं और सेशन भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश पोर्शन जो है, जहां से आपकी 10 MCQ जो है आपके 2025 के EST के पेपर में इंक्लूड होगी। तो ये 2024 का पेपर है। तो पूछा गया कि एंटोनम ऑफ द इनविंसिबल। ये जो इनविंसिबल वर्ड है ये बेसिकली इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है नाकाबिले शिकस्त। तो इसका अपोजिट पूछा गया है तो ये होता है वल्नरेबल, यानी कि जो शिकार हो जाए, जो इजीली जो है जिसको डिफीट किया जा सके। तो इसका करेक्ट सिनोनिम था, एंटोनिम था सॉरी, बी ऑप्शन करेक्ट था। देन पूछा गया कि द सिनोनिम ऑफ रिकंसाइल। रिकंसाइल मीनिंग टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, मर्ज करना, अलाइन कर देना, किसी चीज को तरतीब देना, तो इसको कहते हैं रिकंसाइल। तो इसका बेस्ट ऑप्शन था इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट इज द बेस्ट ऑप्शन है। इसका मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए ये। ओके, थर्ड क्वेश्चन है टू मर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स। टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स, ये एक प्रोवर्ब है, आपकी फ्रेज है। तो इट मीन कि दिस इज दी अपीयर सडनली, अपीयर सडनली। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इट वॉज रेनिंग हैवीली यस्टरडे माइट सो दे डिड नॉट गो आउट। तो ये आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन लिया गया है। इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट आपका जो है ना वो फ्रेज है इसमें वुड हैव का वर्ड यूज हुआ है, तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। तो आपका पहले पार्ट में आपका हैड वर्कड आना चाहिए थर्ड फॉर्म के साथ। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। द पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट एग्री टू द एजेंडा प्रेजेंट। एग्री टू होता है अगर आप किसी की बात से एग्री कर रहे हैं, तो एग्री टू होता है किसी शख्सियत के साथ आप एग्री कर रहे हैं तो एग्री विद होता है। तो ये प्रेपोजिशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रेपोजिशन को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर करें, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके साथ साथ 7th MCQ है दी वेदर फोर्स्ड अस टू स्टे इंडोर, यानी कि मौसम ने हमें मजबूर किया कि आपने बिल्कुल अंदर रहना है, तो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चूज करना था। तो इसका बेस्ट ऑप्शन था इनक्लीमेंट, क्योंकि इनक्लीमेंट जो है ये यानी कि अनप्लीजेंटली कोल्ड और या वेट वेदर जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं इनक्लीमेंट कहते हैं। तो डेफिनेटली अगर यानी कि अनप्लीजेंटली कोल्ड वेदर होगा तो आपको फिर अंदर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे सूटेबल आंसर आपका बी ऑप्शन है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो स्पेलिंग से भी एक आधा MCQ आता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, अपॉर्चुनिटी का। ओके स्टूडेंट, तो ये आप देख लें स्पेलिंग है। 9th क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कंजक्शन इज यूज्ड इन द सेंटेंस शी वांटेड टू गो स्विमिंग बट इट वाज रेनिंग। तो यहाँ पे देखें तो इसकी जो कंजक्शन यूज होती है यहाँ पे वो आपकी कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज होती है, क्योंकि ये कंजक्शन यूज होती है टू कनेक्ट द वर्ड्स या फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए या क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए जनरली जो है ना वो यूज होती है, जो कि इक्वल इंपॉर्टेंस शो कर रहे होते हैं, कंट्रास्ट बिटवीन देम। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस ही सेड टू मी वेयर वर यू। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी अच्छी तरीके से कवर करें। तो ये 10 MCQ जो इंग्लिश पोर्शन थी। इसके साथ साथ 10 MCQ आपकी जनरल साइंस से होगी। 10 MCQ आपकी जनरल साइंस से होगी। आप 5th क्लास से लेकर 8th तक आप इसको अच्छा सा कवर करें और इसके साथ साथ एवरीडे साइंस को भी आपने पढ़ना है। बेसिक चीजें कोई इतनी एडवांस लेवल की नहीं है।
द रिमेन्स आर या ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पास्ट आर नेम्ड एज, इनको क्या कहा जाता है, इनको फोसल फ्यूल्स कहा जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, तो अर्थ एंड मून के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है ये आपकी 9th की फिजिक्स में गिवन है या 8th में भी गिवन है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसको नोट कर लें। गोबी डिजर्ट इज लोकेटेड इन, ये आपका जनरल क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड आप कह सकते हैं। तो ये चाइना एंड मंगोलिया के बीच में होता है। यहाँ पर अपने ऑनलाइन सेशन में भी ये काफी दफा एमसीक्यू रिपीट कर चुके हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इन द फ़ारेनहाइट, प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो जनरली 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में लें तो 0 डिग्री है। आप इसको फॉरेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी सिंपल फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री प्लस 32। तो क्योंकि ये 0 डिग्री है तो ये सारा वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो आपका फॉरेन में वैल्यू हो जाएगी 32 जो है आपका फॉरेन आ जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। विच कैन बी मेजर्ड बाई एन ओडोमीटर, तो ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूनिट यूज होता है। काफी दफा जो है वो आपके 1 पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एवरीडे साइंस के टर्म में। वेव्स कॉमनली यूज इन द नाइट विजन डिवाइसेस, आई थिंक ये हमने कुछ दिन पहले पास पेपर की डिस्कशन करवाई है या अपने ऑनलाइन सेशन में ये एमसीक्यू में दे चुका हूं। तो ये इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। क्या होती हैं? इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, क्योंकि इंफ्रारेड वेव जनरली क्या करती हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इनके डिटेक्टर सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। 17 क्वेश्चन है, दी अदर नेम ऑफ थर्मोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स इन द ब्लड सेल दे आर कॉल्ड प्लेटलेट्स, इनको कहा जाता है। तो बेसिक क्वेश्चन है, सिलेक्ट द लाइटेस्ट मेटल, तो लिथियम है या हाइड्रोजन है या हीलियम है, ये लाइटर एलिमेंट्स में आती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन तो चलो नॉन मेटल है, लेकिन लिथियम जो है ये आपकी क्या है, लाइटेस्ट मेटल में आती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ अगर हम बात करें जो 19 क्वेश्चन है, वो कहता है कि यहाँ पे मिसिंग है कुछ वर्ड, इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड दी नेचुरल लैंग्वेज, इसके लिए यूज करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। द नेम ऑफ सेकंड रोबोट विच वाज डेवलप्ड इन 1957 फॉर प्रॉब्लम टू सॉल्विंग, इसके यूज होता है रॉबी, इसको कहा गया, इसका नाम है स्पेसिफिक। तो ये थोड़ी सी एडवांस लेवल पे आप कह सकते हैं या अपडेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके जनरल साइंस में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें पाक स्टडी से जो क्वेश्चन लिए गए हैं, फेमस खुतबा इलाहाबाद जो है 1930 में कंडक्ट हुआ था। इसके साथ व्हेन वाज द 18th अमेंडमेंट, 18वीं जो तरमीम है वो 2010 में हुई थी, इसमें जरदारी के दौर में। हु वाज द इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली आफ्टर 2024, इलेक्शन के बाद कौन स्पीकर इलेक्शन हुआ था? अयाज सादिक। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय द, ये बहुत फेमस एमसीक्यू है, तो ये मिस्टर फजलुल हक है, मोस्टली आपके पाक स्टडी से हैं। एन एंशिएंट फोर्ट इज एक्सेप्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को ने इसको दुनिया का एक आप कह सकते हैं हेरिटेज जो है वो कंसीडर किया। तो ये आपका सिंध में है, रानीकोट फोर्ट है, जो कि जिसका आप कह सकते हैं कि जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में है। दिस इज इन दी जामशोरो डिस्ट्रिक्ट। द सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज्ड ऑफ 96 सीट्स होती हैं, तो ये आपकी सेनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह ये भी हमने टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है। पाकिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो ये जनरल टाइप का क्वेश्चन है 1947 में। न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ द पाकिस्तान वाज अनवेल्ड ऑन, यहाँ पे देखें तो 4 अगस्त 2020 को न्यू जो पॉलिटिकल मैप दिया गया था, और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में दिया गया। करंटली द स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, ये सेमी प्रोविंशियल स्टेटस है, सी ऑप्शन करेक्ट है। द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर ऑफ पाकिस्तान, तो फैसलाबाद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, सिंपल भी हैं। अगर आप 5वीं से लेकर 8वीं तक या मैट्रिक तक, 5वीं से 8वीं तक की साइंस कवर कर लेते हैं, और उसके साथ साथ 5वीं से लेकर 8वीं या मिडिल तक पाक स्टडी बेसिक मैथ को कवर कर लेते हैं, तो ये पोर्शन आपका कवर हो सकता है। इसके साथ साथ बात करते हैं जनरल मैथमेटिक्स की, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जनरल स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन अगर आपकी बेसिक मैथ थोड़ी अच्छी हो, प्राइमरी की बुक्स को एग्जाम्पल अगर आप सॉल्व कर लें, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं की जो पंजाब टेक्स्ट बुक है या फेडरल की बुक्स हैं, अगर आप उनकी एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, तो ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इतने टफ नहीं है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि किस तरह आपने इनको सॉल्व करना है। वेरी इजी। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि अगर आपका ए सेट और बी सेट से क्वेश्चन लिया गया है, तो ये टॉपिक भी हमने इंक्लूड किया है।
अगर आपका ए एंड बी सेट डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट वो होता है कि जिसमें मेंबर जो है ना वो सिमिलर ना हो, तो आपका जो ए इंटरसेक्शन बी है तो उसका डेफिनेटली वो क्या होगा, वो एम्प्टी सेट होता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल y फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू द जीरो। ये हमेशा जीरो होता है, नोट कर लें इसको। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। वो कहते हैं कि लेट कर लेते हैं ओके, तो यहां रफ पेज पे आ जाते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस न्यूमेरिकल को लेट कर लेते हैं कि आपके पास ये हैं कुछ फिगर्स, 5 फिगर्स ले लेते हैं 2 4 6 8 10। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनका मीन लेना है। ये ले जी मीन 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और टोटल 5 है तो 5 पे डिवाइड कर दें, तो ये टोटल इसका आंसर आ जाता है, प्लस करके 5 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 6। अब आपने क्या करना है, वो कहता है कि आप इसमें से माइनस करते जाएं, यानी कि हर फिगर को इसमें से 2 - 6 कितना आंसर आएगा, -4 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है 4 - 4 तो ये आपका 0 हो जाएगा, सॉरी 4 - 6 तो ये आपका -2 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है 6 - 6 इस तरह आपका 0 आ जाएगा। फिर आपने 8 - 6 करना है तो ये 2 आ जाएगा। 10 - 6 करना है तो ये आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपने इसका क्या लेना है, सम लेना है, तो चेक कर लें -2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन यानी कि ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, ओके तो ये ओके, तो यहां पे ऑप्शन जो है आपका क्या आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 0 इज द करेक्ट ऑप्शन है। देन 33 क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, पहले 5 प्राइम नंबर का एवरेज क्या होगा। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते, आप ऐसे कह लें इसको। ठीक है, तो इसकी जनरली एग्जांपल हम ले लेते हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं जनरली ये आप कह सकते हैं 2 3 5 सॉरी 7 11, ये आपके क्या हैं प्राइम नंबर हैं। तो आपने क्या करना है, इनका एवरेज लेना है, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 टोटल 5 है, 5 पे डिवाइड करें 28/5 आ जाएगा। पहले 5 लेने हैं ना, तो ये आप आंसर निकालेंगे तो ये आंसर आपका 5.6 आ जाएगा। तो इस तरह आपने इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा, आंसर बनेगा, वो आपका बन जाएगा 5.6, सी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह आपने कहना है कि सिंपलीफाई दी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो इसका आंसर आपने बताना है। तो ये भी सिंपल है, कोई टफ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, सबसे पहले आप इनकी पावर्स लेनी है। जब पावर्स लेंगे तो 2 की पावर 3 8 होता है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, तो ये 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 72 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका है 72 जो है करेक्ट ऑप्शन है। 35 क्वेश्चन है, वो कहता है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल और इन द रेशियो ऑफ, यानी कि ट्राइंगल की साइड्स हैं। ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन लिया गया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे को भी हमने इंक्लूड किया अपने सेशन में। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3 4 5 इफ द पैरामीटर इज 24 सेंटीमीटर, अगर इसका पैरामीटर जो है सॉरी पैरीमीटर मुहीत जो है इसका 24 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। तो इसको भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है ना आप इसको रफ पे चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ ये। अच्छा, आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक्चुअल में आप देखिए जो रेशियो है साइड्स की वो उसने बताई हुई है न्यूमेरिकल में कि 3 है 4 है एंड 5 है। तो आप सबसे पहले क्या लेंगे, इसका सम ले लें कि टोटल इसके क्या बनेगा। तो 3 + 4 + 5 तो ये आ जाएगा 12। आपने वन साइड का निकालना है, ईच साइड का, ईच साइड के लिए आप क्या करेंगे 12, टोटल 3 हैं तो आप इसको ये ओके सॉरी यहाँ पे देखें तो उसने 24 वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यस, तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि इसका जो पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर पे आप इसको करेंगे डिवाइड,
24 डिवाइडेड बाय 12 और ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा ईच साइड के लिए। और यहाँ पे आपने लॉन्गेस्ट साइड का निकालना है जो न्यूमेरिकल में पूछा गया है लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड हमारी कौन सी है 5 वाली होगी। तो 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। यस सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 36 है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर 0 0 4 10 5 एंड 5। एवरेज निकालना है तो 0 भी नंबर में आता है इसको भी आपने कंसीडर करना है। तो यहाँ पे इसका एवरेज ले लें 0 0 प्लस ये आपको प्लस करते जाएं 4 प्लस 10 ये 14 19 24 और टोटल आप नंबर देख लें 1 2 3 4 5 6 यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 6 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है डी ऑप्शन करेक्ट है। 37 है वो कहता है द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन द याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है ऑलवेज 0 और 1 के बीच में होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर -5 एंड 0 है तो देन ये किस में लाई करेगा किस रीजन में लाई करेगा। तो इसको भी देख लेते हैं -5 एंड 0। तो रफ पे आते हैं थोड़ा सा। तो ये क्वाड्रेंट बना लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो क्वाड्रेंट होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है ये माइनस प्लस होता है। और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है जो कि माइनस माइनस होता है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जो कि प्लस माइनस होता है। और ये जो एक्सेस हैं हमारे ये एक्स एक्सेस होते हैं और ये वाला जो एक्सेस होता है ये हमारा क्या होता है वाई एक्सेस होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो उसने पूछा क्या है उसने पूछा है -5 एंड 0। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये 0 होगा और -5 अगर देखें क्योंकि ये पहला -5 है दूसरा 0 है तो ये पहला यानी कि नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो 0 और ये -5 यहाँ पे अगर लेट कर लेते हैं -1 -2 तो यहाँ पे आप देखें तो ये एक्स एक्सेस पे आ रही है वैल्यूज। तो इस तरह आप इजीली बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा एक्स एक्सेस है यहाँ पे। यस सी ऑप्शन करेक्ट है। 39 क्वेश्चन है वो कहता है कि इफ 20% इज इक्वल टू द 80% ऑफ बी यानी कि 20% ऑफ ए जो है वो इक्वल है 80% ऑफ बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द ए प्लस बी किसके इक्वल होगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसने ये कहा कि कंडीशन दिया कि 20% ऑफ ए जब भी ऑफ का वर्ड आता है तो हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं यानी कि ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दी 80% ऑफ बी यानी कि 80% मल्टीप्लाई बी। अब 20% को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 20/100 ए इज इक्वल टू दी 80/100 बी। तो अब यहां पे देखें इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आएगा 0.2 ए आ जाएगा और इधर से आपका 0.8 बी आ जाएगा। तो यहां से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ए इज इक्वल टू 0.2 को यहाँ पे डिवाइड कर दें 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 पॉइंट से एंड ये 2 4 4 तो ए इज इक्वल टू आपके पास बन गया 4b बन गया। ठीक है तो यहां से आप b निकाल लें वेरी सिंपल। जब आप b निकालेंगे तो आपका a पे 4 डिवाइड हो जाएगा तो ये a/4 है गया। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा क्वेश्चन में पूछा कि a प्लस बी आपने कैलकुलेट करके दिखाना है। तो ये है a प्लस बी ये हमने फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई थी सॉरी a की वैल्यू तो मौजूद है यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाल ली है a/4 तो ये आएगा a/4। आप इसका एलसीएम लें तो 4 आएगा तो ये जाएगा 4a प्लस a तो यहाँ पे 5a/4 आ जाएगा। 5 को 4 पे डिवाइड करें तो इसका फाइनल आंसर आता है 1.5 आपका बन जाएगा ये आंसर आ जाएगा 1.5a। तो इस तरह आपने ये सिंपल कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं कोई इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं है ये नोट करते जाएं। ओके तो ये 9th क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा 1.5a। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म ऑफ सी यानी कि हमने एरिया सर्कल के एरिया को एक्सप्रेस किया है सी की टर्म में और इसका सर्कमफेरेंस क्या होता उर्दू में इसको मुहीत कहते हैं। तो इसका भी सिंपल फार्मूला है कि हमें पता है मुहीत का फार्मूला होता है 2πr। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू दी 2πr। यहां से आपने r की वैल्यू निकाल लेनी है क्योंकि हमने एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला होता है πr²। नोट करें इसको ठीक है ये एरिया का फार्मूला होता है।
तो इस केस में देखें तो आर की वैल्यू यहां से निकालें तो आर की वैल्यू हमारे पास बनेगी c/2 पाई, क्या बनेगी c/2 पाई। एरिया ऑफ सर्कल होता है a=πr², यहां से आप पाई की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू है c/2 पाई, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ले लें, जब स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा पाई c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस 2 पाई का भी स्क्वायर आएगा तो ये बन जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा c का स्क्वायर ओवर 4 पाई, c का स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो ये आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इस तरह की छोटे छोटे न्यूमेरिकल बेसिक मैथ इंशाल्लाह अगर आप हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको बेसिक कैलकुलेशन भी सिखाएंगे कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये मैथ पोर्शन था, इसके साथ हम बात करते हैं लास्ट पोर्शन हमारा पेडागोजी का पोर्शन है। Which theory of cognitive development emphasizes the role of social interaction and play in the learning? This is called the learning theory by the Vygotsky, इसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफी ज्यादातर ये एमसीक्यू रिपीटेड होती है पेडागोजी की। ग्रुप डिस्कशन जो है ये स्टैंडर्ड्स में आता है, सॉरी द नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड आउटलाइन लर्निंग एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स आर कॉल्ड, इनको स्टैंडर्ड कहा जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी दफा रिपीट हो चुका है, नोट कर लें इसको। Which classroom management technique involve the dividing students into small groups में डिवाइड करती है, तो दिस इज द कोऑपरेटिव लर्निंग इसको कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। What is the primary goal of effective classroom management? To create the safe, positive and conductive learning environment क्रिएट करना। ये हमारी इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं, रूल्स हैं, उनमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। Which type of assessment provide the ongoing feedback to improve the students learning? तो इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। Which model of learning combine in the person instruction with the online and digital components? This is called the blended learning इसको कहा जाता है। ये भी important MCQ है, repeated भी है। इसके साथ अगर हम बात करें 48 क्वेश्चन है। Which pedagogical approach emphasizes the developing the students emotional intelligence and social skill? This is called the social emotional learning इसको कहा जाता है। What is the key principle behind the flipped classroom management? क्या होती है? तो lectures are delivered in the class and activities are completed at home। तो ये भी important MCQ है, काफी दफा रिपीट भी हो चुकी है different pedagogy एग्जाम्स में। लास्ट क्वेश्चन है, in the project based learning students engage in the projects that require them to the actively investigate a topic and solve the problems। ये जनरली आप देखें तो इसमें से ज्यादातर एमसीक्यू क्लासरूम मैनेजमेंट से हैं, कुछ टीचिंग से हैं और कुछ जो हैं वो आप कह सकते हैं कि आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से एक दो क्वेश्चंस हैं। तो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन जो आपने देखना है, इसको फॉलो करना है। जिन जिन चैप्टर से क्वेश्चन है अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह यू कैन परफॉर्म द बेस्ट। इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी वीडियोस फर्दर आपको FGI EST से रिलेटेड गाइडेंस के लिए और पास पेपर से रिलेटेड आपको इसी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद MJS पे मिलेंगी। इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।